स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी यूपी का चौधरी कौन है। यहाँ पर चौधरियों के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पश्चिमी यूपी का जो इलाका है वो चौधरियों का इलाका है। यहाँ पर जाट समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, अगर किसी भी चुनाव में अगर जाट समुदाय के लोगों का एक मुश्त वोट अगर किसी भी पार्टी को मिल जाए तो उस पार्टी की दावेदारी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाती है। और कमोबेश ऐसा अक्सर देखा गया है कि जाट समुदाय के लोगों ने एक मुश्त जिस भी पार्टी को वोट किया है उस पार्टी की दावेदारी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई है। हमने अभी हाल में 2014 में भी देखा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी ये चीज़ देखने को मिला। और 2014 से पहले के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी हम सब ने देखा था कि जाट समुदाय के लोगों ने एक मुश्त वोट जिस पार्टी को किया था वो पार्टी सत्ता में आसानी से पहुंच गई थी। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या ऐसी वजह है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ हम जो इम्पॉर्टेंट है उस इलाके का वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चौधरी चरण सिंह इसी इलाके से आते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री बने। वो हमेशा से किसानों को लेकर के ही राजनीति किए और वो शीर्ष तक पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनके बेटे ने उनकी राजनीतिक कमान संभाली थी और आरएलडी की जब स्थापना हुई थी तो उनके बेटे ने उस पार्टी को आगे बढ़ाया और उसके बाद वो अजीत सिंह कई पार्टी के साथ वो गठबंधन करके सत्ता में रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। समय समय पर वो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो पार्टी बदलते रहे और वो सत्ता में रहे। और वो भी अपने पिता की तरह ही किसानों की राजनीति उन्होंने की, क्योंकि वो ये जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये इलाका किसानों का है। इसको हरित प्रदेश कहा जाता है और यहाँ पर जाट की संख्या बहुत ज़्यादा है। जाट के बाद अगर कोई दूसरी समुदाय के जो लोग हैं वो है मुसलमान, उनकी संख्या वहाँ पर है जाट के बाद। लेकिन यहाँ पर मैं जाट की बात करना चाहूँगा क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा से किसानों की राजनीति की। उसके बाद उनके बेटे ने भी वही राजनीति की, तो दो पुश्त तो उनका चला गया, दो जनरेशन उनका किसानों की राजनीति करते करते चला गया। लेकिन अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, अभी उत्तर प्रदेश में इसका सारा भार जो है आरएलडी का, वो आरएलडी के तीसरे जनरेशन पे है, यानी कि चौधरी चरण सिंह के तीसरे जनरेशन पे है, उनके पोते के कंधे के ऊपर है। अब यहाँ पर ये देखना है कि चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जैन चौधरी, वो उनकी विचारधारा को लेकर के, किसानों को लेकर के कितना आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्टैंड अभी हाल में लिया है उसको देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने पिता की जो विचारधारा थी, अपने दादा की जो विचारधारा थी, ये उससे बिल्कुल अलग चले जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल उनका पिछले लगभग 8-9 साल से था उनकी पार्टी का, वही हाल इस बार भी ना हो जाए और मुश्किल से वो 4-5 सीट जीत पाने में वो कामयाब शायद हो जाए तो हो जाए। यहाँ पर मैं इसलिए आरएलडी को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 136 सीटें हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 136 सीटें हैं और यहाँ पर हर पार्टी की नज़र होती है कि किसी तरह से इस 136 सीट में से ज़्यादा सीट वो जीतें ताकि उनकी दावेदारी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाए। अब देख लीजिए, अभी 2014 से ही अगर हम बात करें तो 2014, 2017 और 2019 ये 3 चुनाव हुए हैं जिनमें 2 लोकसभा चुनाव हैं और 1 विधानसभा चुनाव। इन तीनों ही चुनाव में इस इलाके से बीजेपी को जाट समुदाय के लोगों ने झोली भर के वोट दिया था। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई थी और इसके पीछे का कारण क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2013 की मैं अगर बात कर लूँ, 2013 में मुजफ्फरनगर और कैराना, ये दोनों ही इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था और इसी दंगे के बाद जाट समुदाय के लोग जो हैं उनका कहीं ना कहीं मुसलमान बिरादरी के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं अलगाव हो गया था और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने 2014, 2017 और 2019 में उठाया था। और अभी भी बीजेपी कमोबेश उस चीज़ को सामने ला रही है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया तो आपका हाल वही होगा जो 2014 से पहले की स्थिति थी कैराना में और मुजफ्फरनगर में। तो देखिए, 2014 से पहले आरएलडी की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी रही हो,
लेकिन 2014 के बाद उनकी स्थिति खराब हुई और उसके पीछे का रीज़न सीधा सीधा है जाट और मुसलमानों के बीच जो मतभेद हुए थे, उसी मतभेद के कारण दोनों ही समुदाय के लोगों में दूरियां बढ़ी थी। और इसी का कारण था कि इस इलाके से आरएलडी को सीटें नहीं मिली थी, वोट नहीं मिले थे। लोग, उनके जो वोटर्स थे, जाट वोटर्स, वो वोटर्स छिटक करके बीजेपी के पास में आ गया। कभी ये वोटर समाजवादी पार्टी का भी हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद ये सारा वोटर जो है वो छिटक करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और यही वजह थी कि इन 3 चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। मतलब जो मिली भी एक सीट, वो भी उनके दल के जो विधायक थे वो छोड़ करके चले गए। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो आरएलडी का कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब वो डाउन फॉल हुआ है, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाई। जबकि 80 के दशक में जयंत चौधरी के दादा ने पार्टी की शुरुआत की थी, वो प्रधानमंत्री भी बने थे और उसके बाद उनके फादर ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जाट का आंदोलन हुआ था, जिसके कारण जाटों की नाराज़गी बीजेपी से हो गई थी। 1 साल से ऊपर तक आंदोलन चला। उसके बाद जाट लोग, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कृषि कानून को हम रद्द करते हैं, वापस ले लेते हैं, उसके बाद जाट लोग वापस आए। तो कहीं ना कहीं जाटों की जो नाराज़गी है प्रधानमंत्री के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ, वो अभी भी है। और जयंत चौधरी के लिए ये सुपर मौका था कि इस मौके का वो फ़ायदा उठाएं। इस मौके का फ़ायदा उठा करके और जयंत चौधरी को, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उनको 150 सीट पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। 150 नहीं तो कम से कम उनके इलाके की जो 136 सीटें हैं, उस 136 सीट पर उनको अकेले चुनाव लड़ने चाहिए थे। तब जो सिनेरियो होता वो बिल्कुल बदल जाता। वो बदल इसलिए जाता क्योंकि ये जाट समुदाय के ही लोग थे जो कहीं ना कहीं पहले समाजवादी पार्टी से नाराज़ थे, उसके बाद अभी बीजेपी से नाराज़ हुए। तो ये एक मौका था कि आरएलडी को, कि इस वोटर्स को फिर से वो एकजुट कर लेते। और इस बार अगर आरएलडी अकेले चुनाव लड़ती तो ये सारे जो जाट समुदाय के जो लोग हैं वो उनको एकमुश्त वोट करते और मजबूत स्थिति में आरएलडी आ जाती। और जब चुनाव के बाद जितनी भी सीटें आती, आरएलडी किसी भी पार्टी के साथ आराम से गठबंधन कर लेती अपने स्वेच्छा के हिसाब से। इसमें आरएलडी को फ़ायदा क्या होता कि आरएलडी को उनके हिसाब से सीटें मिल जाती, क्योंकि अभी जो लहर है वो बीजेपी के खिलाफ थी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो है ही। तो ये जाट समुदाय का जो वोटर है वो सारा एक मुश्त होकर के उस आरएलडी के पास चला जाता और यहाँ पर जयंत चौधरी को फ़ायदा हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव से पहले जयंत चौधरी, जो अभी आरएलडी के मुखिया हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, ये जानते हुए भी कि जब उनके जाट वोटर्स हैं जब उनके पास आ रहे हैं, उसके बाद भी वो गठबंधन कर लिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, गठबंधन उन्होंने कर लिया। चुनाव के बाद भी करना पड़ता तो वो पहले कर लिए। और देखिए उनके इलाके की 136 सीट हैं, तो 136 सीट में देखिए आरएलडी को सिर्फ और सिर्फ 38 सीटें मिली। और 38 सीट जो भी मिली तो उस 38 सीट में ऐसा है कि ज़्यादातर सीट ऐसे हैं जहां पर उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट को उतारा है, जिसके कारण उनके समुदाय के लोग यानी कि जाट जो हैं वो नाराज़ हैं। चौधरी समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए कि यही वो लोग हैं जिनके वजह से 2013 में दंगे हुए थे और फिर एक बार उनके इलाके से उसी समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बात की नाराज़गी जाट लोगों में अभी है, ये सामने नहीं आ रही है लेकिन ये नाराज़गी है। और बीजेपी जो अभी कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, छोटी छोटी जनसभाएं कर रही है, उन जनसभाओं में इस मुद्दे को वो हवा देने की कोशिश कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उस गठबंधन की सरकार आती है, तो आप याद रखिएगा 2013 में जो दंगे हुए थे उसी दंगे को दोहराया जाएगा। तो मतलब बीजेपी याद दिला रही है जाट समुदाय के लोगों को कि आप ऐसी गलती नहीं कीजिए। हमने कृषि कानून को वापस ले लिया, आपकी जो भी समस्या थी उसको हमने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को वोट मत कीजिए। अगर समाजवादी पार्टी को अगर आप वोट करते हैं तो फिर आपके साथ वही समस्या आ जाएगी। अब मैं एक तीसरी चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, जब चौधरी चरण सिंह पार्टी की स्थापना किए थे, इसी के आसपास में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने भी अपनी पार्टी की स्थापना की थी, समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप देख लीजिए कि धीरे धीरे मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विस्तार किया। उत्तर प्रदेश के वो मुखिया भी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, और उसके बाद वो अभी की जो स्थिति है वो ये है कि वो बीजेपी को टक्कर देने वाली उत्तर प्रदेश में एक अकेली पार्टी है। इससे पहले भी रही है वो, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी अकेले टक्कर में है।
और अखिलेश यादव में और जयंत चौधरी में उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब पूरे उत्तर प्रदेश के छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके चुनाव में उतर सकती है, तो फिर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी क्यों नहीं कर सकते? जयंत चौधरी को भी चाहिए था कि वो इस चुनाव में अकेले उतरे और कोशिश करते कि वो 403 सीट पे वो चुनाव लड़ते और जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनके साथ गठबंधन करते। अखिलेश यादव से योग्यता में चाहे किसी भी चीज़ में वो कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने में ये लग रहा है कि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है उसके मुकाबले कहीं ना कहीं जयंत चौधरी में वो बात नहीं है जो उनको करनी चाहिए थी। वो अपने इलाके की 136 सीट पे खुद चुनाव नहीं लड़ पाए, तो फिर 403 की बात करना तो बेईमानी है। कम से कम माफ़ कीजिएगा, जयंत चौधरी को अपने इलाके की 136 सीट पे चुनाव खुद लड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। एक तो वो अपने इलाके की पूरी सीट पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 38 सीटें मिली हैं और 38 सीट में भी वो ज़्यादातर सीटों पे मुसलमान उम्मीदवार को उतार दिए हैं, जिसके कारण उनके अपने समुदाय के जो लोग हैं, जाट किसान जो लोग हैं, वो लोग नाराज़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जयंत चौधरी को अपने समुदाय के लोगों की नाराज़गी इस बार झेलनी पड़ सकती है या नहीं, सबसे बड़ी बात होगी। और ऐसा लग रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का ये कहना है कि मुश्किल से जयंत चौधरी 5 से 7 सीट जीत पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जबकि वो अकेले चुनाव लड़ते तो इससे ज़्यादा सीट वो आराम से जीत सकते, मतलब 30+ सीट जीतने की बात वेस्टर्न यूपी के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का ये कहना है। तो अब देखिए कि अब पहले चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी और नतीजे तो वैसे 10 मार्च को ही आएंगे। तो 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि आरएलडी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का क्या फ़ायदा मिला, कितने पानी में है, जाट उनके साथ आए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।